हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। आज क्लास 8th SST NCERT का हिस्ट्री का चैप्टर 4 है, आदिवासी दीकू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ठीक है, इससे पहले चैप्टर 3 हो चुके हैं, क्लास 6 और 7 की हिस्ट्री भी कंप्लीट हो चुकी हैं। ओके, तो बने आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए एंड कमेंट ज़रूर किया करिए, जिससे कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, समझ में आ रही है या नहीं, वो पता चल जाए। ओके, और शेयर भी ज़रूर करिए। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए, 1895 में बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड में छोटा नागपुर के जंगलों और गांव में घूमते देखा गया। अब देखिए, इस पहली ही लाइन में कितनी चीज़ें याद करने वाली हैं कि बिरसा नाम के एक आदमी को झारखंड के छोटा नागपुर, ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि छोटा नागपुर के जो जंगल हैं वो कहाँ पर हैं, झारखंड में। ओके, लोग कहते थे कि उसके पास चमत्कारी शक्तियां हैं, वह सारी बीमारियां दूर कर सकता था और अनाज की छोटी सी ढेरी को कई गुना बढ़ा सकता था। ठीक है, बिरसा ने खुद ये ऐलान किया था कि उसे भगवान ने लोगों की रक्षा और दीकुओं यानी कि बाहरी लोगों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए भेजा है। ठीक है, याद रखिएगा, दीकू का मतलब क्या है यहाँ पर, बाहरी लोग। कुछ समय के भीतर हजारों लोग बिरसा के पीछे चलने लगे, उसे भगवान मानते थे। उन्हें यकीन था कि वह उनकी समस्याएं दूर करने आया है। ओके, आपने सुना होगा ना बिरसा मुंडा। बिरसा का जन्म एक मुंडा परिवार में हुआ था। मुंडा एक जनजातीय समूह है। अब बिरसा मुंडा की जो जनजाति है वो कहाँ की है, बताइए। मुंडा जनजाति कहाँ की है, झारखंड की हो गई। ठीक है, जो छोटा नागपुर में रहता है। झारखंड में कहाँ पर, छोटा नागपुर में। तो इतनी चीज़ें याद रखिएगा, झारखंड में बिरसा मुंडा की जनजाति रहती है छोटा नागपुर में। बिरसा के समर्थकों में इलाके के दूसरे आदिवासी संथाल और उराव। अब यहाँ पर क्या बात आई कि झारखंड में ही एक और जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है संथाल और उराव। आप सभी जानते हैं कि हमारी जो इस समय राष्ट्रपति जो हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी कौन सी जनजाति से बिलोंग करती हैं, संथाल जनजाति से। ठीक है, वे सभी अपने आसपास आ रहे बदलावों और अंग्रेज शासन के कारण पैदा हो रही समस्याओं से बेचैन थे। उनकी परिचित जीवन पद्धति नष्ट होती दिखाई दे रही थी। मतलब उनका जो सांस्कृतिक रहन सहन है वो अंग्रेजों की वजह से खराब हो रहा था। आजीविका खतरे में थी और धर्म छिन्न भिन्न हो रहा था। बिरसा किन समस्याओं को हल करना चाहता था, जिन्हें दीकू कहा जा रहा था। दीकू का मतलब, अब जो बाहरी लोग कौन, बाहरी लोग अंग्रेज, मुगल, है ना। वे बाहरी लोग कौन थे, उन्होंने इलाके के लोगों को गुलाम कैसे बना लिया था, अंग्रेज़ों के राज में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा था और आदिवासियों का जीवन किस तरह बदल रहा था। इस अध्याय में हम ये सारे ही सवालों के जवाब देखेंगे। ठीक है, ये चित्र देख लीजिए। उड़ीसा में डोंगरिया कंध कबीले की महिलाएं बाजार जाते हुए नदी से गुजर रहीं। अब इतने से ही लाइन से आपको ये पता चला कि उड़ीसा में डोंगरिया कंध कबीला जो है वो रहता है। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स बोलते हैं ना, इनको लिख लिया करिए। पिछले साल आपने आदिवासी समाजों के बारे में पढ़ा था। ज़्यादातर कबीलों के रीति रिवाज और रस्में ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित रीति रिवाजों और रस्मों से बहुत अलग थीं। इन समाजों में ऐसे गहरे सामाजिक भेद भी नहीं थे जो जाति पर आधारित समाजों में दिखाई देते हैं। एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों में बंधे होते थे, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक सामाजिक फर्क नहीं था। ठीक है, तो पहले क्या था कि जितने भी कबीलों के जो जाति धर्म वाले जो अनुष्ठान वगैरह की जो रस्में थी, रीति रिवाज थे, वो ब्राह्मणों से भिन्न होते थे। ठीक है, और इसमें क्या है, एक कबीले के सारे लोग कुटुंब के बंधनों से बंधे होते थे, कि एक कबीला पूरा एक कुटुंब कहलाता था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आदिवासियों के बीच कोई आर्थिक और सामाजिक फर्क नहीं था, वो भी था। अब देखते हैं जनजातीय समूह किस तरह जीते थे। 19वीं सदी तक देश के विभिन्न भागों में आदिवासी तरह तरह की गतिविधियों में सक्रिय थे। कुछ झूम खेती करते थे। झूम खेती आप जानते हैं ना, जलाओ काटो वाली जो खेती होती है, उनमें से कुछ समुदाय झूम खेती करते थे। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। याद रखिएगा, झूम खेती के हर जगह अलग अलग नाम होते हैं। ओके, तो ये अभी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सा नाम है। झूम खेती घुमंतू खेती को कहा जाता है। इस तरह की खेती अधिकांशतः जंगलों में छोटे छोटे भूखंडों पर की जाती थी। ये लोग ज़मीन तक धूप लाने के लिए पेड़ों के ऊपरी हिस्से काट देते थे और ज़मीन पर उगी जो घास फूस थी उसको जलाकर साफ कर देते थे। ये जलाने वाला याद रखिएगा, जहाँ भी आपको ये आ जाए कि ऐसी खेती जहाँ पर जलाया जाता है, वो कौन सी खेती है, तो झूम खेती है। ओके,
इसके बाद वे घास फूस के जलने पर पैदा हुई राख को खाली ज़मीन पर छिड़क देते थे। इस राख में पोटाश होती थी, इससे जिससे मिट्टी उपजाऊ हो जाती थी। ठीक है, क्यों जलाते थे? अब आपको पता चला कि जो राख होती थी जंगलों की, उसमें क्या किसकी मात्रा होती थी? पोटाश की, जिससे मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ हो जाती थी। वे कुल्हाड़ों से पेड़ों को काटते थे और कुदालों से ज़मीन की ऊपरी सतह से को खुरच देते थे। वे खेतों को जोतने और बीज रोपने की बजाय उन्हें बस खेत में बिखेर देते थे। ठीक है, क्योंकि उस पर राख की खेती होती, राख तो पड़ी ही होती थी, और साथ ही वो क्या करते थे? कुदाल से ज़मीन को की ऊपरी सतह खुरच देते थे, उसके बाद उसमें बीज को बिखेर देते थे, बोते नहीं थे। ठीक है, जब एक बार फसल तैयार हो जाती तो उसे काटकर वे दूसरी जगह के लिए चल पड़ते थे। जहाँ से उन्होंने अपनी फसल काटी थी वह जगह कई साल तक परती पड़ी रहती थी। मतलब फिर उस जगह पर दोबारा खेती नहीं होती थी जिस पर ये लोग एक बार खेती कर लेते थे। अब परती का मतलब क्या है? परती मतलब है कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली ज़मीन, ताकि उसकी मिट्टी दोबारा उपजाऊ हो जाए। अभी क्या होता है कि एक फसल हुई, अभी जो इस समय है जो किसान खेती करते हैं वो क्या करते हैं? एक फसल की साथ ही जब वो फसल ख़त्म होने को आती है दूसरी फसल की तैयारी कर लेते हैं और उसी खेत में दोबारा दूसरी फसल कर देते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही दूसरी फसल ख़त्म होने को आती है उससे पहले तीसरी फसल की तैयारी कर देते हैं और तीसरी फसल कर देते हैं। इससे क्या होता है? ज़मीन की जो उर्वरता है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, इसके कारण क्या होता है? उनको दवाइयाँ डालना पड़ती हैं, कीटनाशक है, खाद है, इन सब का प्रयोग करना पड़ता है जिससे उनकी फसल अच्छी हो जाए। मिट्टी में तो उर्वरता है नहीं, वो बाहरी कीटनाशक है, खाद है, इन सब से जो मिट्टी की उर्वरता है, फसल को बढ़ाने की तकनीकी है वो करते हैं। ठीक है, साल क्या है? एक पेड़ है। महुआ क्या है? एक फूल जिसे खाया जाता है या शराब बनाने के इस्तेमाल किया जाता है। तो अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बन जाता है कि शराब बनाने के लिए कौन से फूल का इस्तेमाल होता है? तो वो महुआ है। ओके, अब देखिए, घुमंतू किसान मुख्य रूप से पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय व जंगली पट्टियों में ही रहते थे। घुमंतू किसान ही तो झूम खेती करेंगे। तो अब यहाँ से ये निकल कर आया कि झूम खेती मुख्यतः कहाँ होती है? तो पूर्वोत्तर और मध्य भारत में के पर्वतीय जंगल में। ठीक है, इन आदिवासी समुदायों की ज़िंदगी जंगलों में बेरोक टोक आवाजाही और फसल उगाने के लिए ज़मीन और जंगलों के इस्तेमाल पर आधारित थी। वे केवल इसी तरह से घुमंतू खेती कर सकते थे। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ होती है? पूर्वोत्तर और मध्य भारत के पर्वतीय जंगल। कुछ शिकारी और संग्राहक थे। बहुत सारे इलाकों में आदिवासी समूह पशुओं का शिकार करके और अन्य उत्पादों को इकट्ठा करके अपना काम चलाते थे। वे जंगलों को उनको अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी मानते थे। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाले खोंड समुदाय। अब यहाँ पर क्या लाइन निकल कर आई कि खोंड समुदाय कहाँ है? उड़ीसा में है। याद रखिएगा, खोंड समुदाय कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है, लिख लीजिए ये लाइन। इसी तरह का समुदाय था। इस समुदाय के लोग टोलियाँ बनाकर शिकार पर निकलते थे। और जो हाथ लगता था उसे आपस में बांट लेते थे। वे जंगलों में मिले फल और जड़ें खाते थे। खाना पकाने के लिए वे साल और महुआ के बीजों का तेल इस्तेमाल करते थे। तो साल क्या है? एक पेड़ है। महुआ क्या है? एक फूल है जिससे शराब भी बनाई जाती है और फूल को खाया भी जाता है। इलाज के लिए भी बहुत सारी जंगली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते थे। जंगलों से इकट्ठा हुई चीज़ों को स्थानीय बाज़ारों में बेच देते थे। जब भी स्थानीय बुनकर और चमड़ा कारीगरों को कपड़े व चमड़े की रंगाई के लिए, आगे भी पढ़ेंगे, ये देख लीजिएगा, डोंगरिया कंध कबीले की औरतें पड़ानू की पत्तियां इकट्ठा करके ला रही हैं। इन पत्तियों से पत्तलें बनाई जाती हैं। आपने पत्तल तो देखी होंगी, है ना? और ये जो डोंगरिया समुदाय है, कबीला है, वो कहाँ है? उड़ीसा में। अभी ऊपर ही आपने पढ़ा है। अब यहाँ पर क्या है? चमड़े की रंगाई के लिए कुसुम और पलास के फूलों की ज़रूरत होती थी। ठीक है, चमड़े की रंगाई के लिए कौन से फूलों की ज़रूरत होती है? कुसुम और पलास। वे खोंड समुदाय के लोगों से ही करते थे। खोंड समुदाय कहाँ है? अभी हमने बताया था आपको, उड़ीसा में है। इन समुदायों को चावल और अन्य अनाज कहाँ से मिलते थे? कई बार तो चीज़ों की अदला बदली से काम चल जाता था, जिसको विनिमय कहा जाता था कि हमारे यहाँ गेहूँ हुआ, आपके यहाँ चावल हुआ, तो गेहूँ के बदले चावल और चावल के बदले गेहूँ दे दिया जाता था। ठीक है, वे अपनी कीमती वन उत्पादों के बदले ज़रूरत की चीज़ें ले लेते थे। कभी कभी क्या होता था
कि उनको कुछ बर्तन चाहिए हैं तो वो अनाज के बदले ले लेते थे। विनिमय की स्थिति चलती थी उस समय। कई बार उन्हें ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए अपनी मुट्ठी भर आमदनी का सहारा लेना पड़ता था। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती थी जो अनाज के बदले नहीं मिलती थी, तो वहाँ पर उनको धन की आवश्यकता होती थी। उनमें से कई लोग आसपास के गाँव में नौकरी भी करते थे। कोई बोझा ढोता था तो कोई सड़क निर्माण कार्यों में नौकरी करता था। कई आदिवासी खेत मजदूर थे। जब वन उत्पादन कम पड़ जाते थे तो आदिवासियों को मजदूरी के लिए ज़्यादा भटकना पड़ता था। लेकिन उनमें से बहुत सारे समुदाय, जैसे कि मध्य भारत के बैगा, तो यहाँ याद रखिएगा कौन सा समुदाय है, मध्य भारत में बैगा है, औरों के लिए काम करने से कतराते थे। मतलब ये लोग क्या थे, दूसरों के लिए काम नहीं करते थे। बैगा खुद को जंगल की संतान मानते थे। बैगा खुद को क्या मानते थे, याद रखना, जंगल की संतान, जो केवल जंगल की उपज पर ही जिंदा रह सकती है। मतलब वो और कुछ नहीं, जंगल में जो भी उनको मिल जाता था, पेड़ पौधे, पत्तियां, जानवर, वो बस उस पर ही निर्भर रहते थे। मजदूरी करना बैगाओं के लिए अपमान की बात थी। और ये कहाँ पाया जा रहा है समुदाय, बैगा समुदाय? मध्य भारत में। जो चीज़ें आसपास पैदा नहीं होती थीं उन्हें हासिल करने के लिए आदिवासियों को खरीद फरोख्त भी करनी पड़ती थी। इसकी वजह से वे कभी कभी व्यापारियों और महाजनों पर आश्रित हो जाते थे। व्यापारी बेचने की चीज़ें लेकर आते थे और भारी कीमत पर चीज़ें बेचते थे। सूदखोर महाजन भी आदिवासियों को कर्जा तो देते थे, लेकिन उनका ब्याज बहुत ज़्यादा होता था। इस तरह बाजार और वाणिज्य ने आदिवासियों को कर्ज और गरीबी में ढकेल दिया था। लिहाजा वे महाजनों और व्यापारियों को बाहरी शैतान और अपने सारी मुसीबतों की जड़ मानते थे। अब बाहरी शैतान मतलब बाहरी लोग, है ना। कुछ जानवर पालते थे, ये देख लेते हैं। बहुत सारे आदिवासी समूह जानवर पालकर बट अपनी ज़िंदगी चलाते थे। वे चरवाहे थे जो मौसम के हिसाब से मवेशियों और भेड़ों के रेवड़ लेकर यहाँ से वहाँ जाते रहते थे। जब एक जगह घास खत्म हो जाती थी तो वे दूसरे इलाके में चले जाते थे। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुर्जर, अब याद रखिएगा पंजाब में कौन सी जनजाति है, जो पहाड़ों में रहने वाले वन गुर्जर, और आंध्र प्रदेश के लबाड़िया आदि समूह गाय भैंस के झुंड पालते थे। तो ये वाली लाइन याद रखना कि पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले कौन है, वन गुर्जर हैं। और अगर ये पूछा जाए कि लबाड़िया समुदाय कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा है, कुल्लू के गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे। कश्मीर के बकरवाल बकरियां पालते थे। और अगले साल इतिहास की पाठ्यपुस्तक में आप इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर अभी आपको कौन कौन से समुदायों के बारे में पता चला है, ये तीनों ही लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पंजाब के पहाड़ों में रहने वाले वन गुर्जर, आंध्र प्रदेश में लाभाड़िया आदि समुदाय गाय भैंस के झुंड पालते थे, कुल्लू में गद्दी समुदाय के लोग गडरिये थे, कश्मीर में बकरवाल बकरियां पालते थे। तो ये सारे ही समुदाय आपको पता होने चाहिए। यहाँ पर ये एक जो मैप है वो देख लीजिए, ये भारत के कुछ आदिवासी समुदाय के इलाके, तो यहाँ पर हम जूम कर दे रहे हैं, उसको देख लीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए गड्डरी वन गुर्जर, ये यहाँ पे पंजाब और हिमाचल में है। भूटिया, ये आपका कौन सा प्रदेश है बताइए, उत्तराखंड। ये राजस्थान में सहरिया और भील आ गए हैं। और ये आपका गुजरात, ये वान गुज्जर राठवा। महाराष्ट्र बंजारा, ठीक है। ये मध्य प्रदेश है, बैगास, बंजारा, गोंड, ये जनजाति जो है समुदाय है यहाँ पाया जाता है। ठीक है, बैगास, गारिया, गोंड, ये इधर देख लीजिए आपका कौन सा है, उड़ीसा, यहाँ पर भी है। उड़ीसा में देखिए कौन कौन से हैं आपका, परंजा, बोंडा, कड़ा, कोया, सारा, खोंड। अब ये झारखंड है, संथाल, मुंडा, ठीक है, उराव, संथाल, ये सारी चीज़ें, ये जो जनजातियाँ हैं वो यहाँ हैं। ये कोया, गुंजारा, ये आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, अब इस साइड में उत्तर भारत में देख लीजिए, ये नागा जनजाति कहाँ है, नागालैंड में है। फिर ये रियाग है, खासी जनजाति कहाँ है आपकी, मिज़ोरम में है। ठीक है, अपाटनिश, निशी, ये सारी ही जितनी भी जनजातियाँ हैं इनके क्षेत्र भी आपको पता होना चाहिए। ये केरल की जनजाति हिमाला, इरुल्लर, ठीक है। तो ये सारी जनजातियों के जो क्षेत्र हैं ये आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, शिकार का वक्त, बुआई का वक्त, नए खेतों में जाने का वक्त। ये क्या है? क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया कि विभिन्न प्रकार के समाजों में रहने वाले लोगों की काम और समय के बारे में समझदारी एक जैसी नहीं होती। विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले घुमंतु आदिवासियों और शिकारियों की जिंदगी एक खास क्रम और मर्द औरतों के बीच कामों के बंटवारे से चलती थी। ब्रिटिश मानव विज्ञानी वेरियर एल्विन ने 1930 से 1940 के दशकों के मध्य
कई साल मध्य भारत के बैगा और खोड़ समुदाय के बीच बिताए थे। किन्होंने बिताए हैं? ब्रिटिश मानव ने, वेरियर एल्विन ने। ओके, एल्विन द्वारा लिखित निम्नलिखित अंशों को पढ़कर इस समय क्रम और कामों के बंटवारे को समझा जा सकता है। तो देखते हैं कि वेरियर एल्विन ने क्या लिखा है। चैत में औरतें, मतलब जो चैत एक हिंदू धर्म में जो माह माना जाता है, महीने का नाम है, उसमें क्या होता है कि इकट्ठा करने और बचे खूंचे ठूठों को काटने जाती थी। पुरुष बड़े पेड़ों को काटते थे और शिकार पर जाते थे। शिकार पूरे चांद के समय पूर्व से शुरू होता था। मतलब पूरे चांद का मतलब कब है? पूर्णिमा के समय से शुरू होता था। शिकार के लिए बांस के फंदों का इस्तेमाल करते थे। औरतें सागो, इमली और मशरूम सभी जानते हैं ना, कुकुरमुत्ता तो नहीं जानते होंगे, लेकिन मशरूम तो जानते ही हैं, आदि फल बीन कर लाती थी। बैगा औरतें या तो केवल जड़ें या कंद इकट्ठा करती थीं, महुआ के बीज इकट्ठा करती थीं। अब ये यहाँ पर बैगा औरतों के बारे में लिखा है इन्होंने कि वो क्या करती थीं, कंद इकट्ठा करती थीं या महुआ के बीज। मध्य भारत के आदिवासियों में बैगाओं को सबसे अच्छा शिकारी माना जाता था। बैसाख में जंगलों को जलाया जाता था। औरतें अधजली लकड़ियों को ईंधन के लिए बीन लेती थीं। आदमी शिकार पर जाते रहते थे, लेकिन गांव से दूर नहीं जाते थे। जेठ भी आपका एक मंथ है, जेठ में बुआई होती थी। जो आपका जून वाला मंथ है ना, उसमें वो महीना हिंदू में जेठ कहा जाता है, और शिकार चलता रहता था। आषाढ़ में से भादों तक मर्द खेतों में काम करते थे। ये सारे यहाँ पर जो हिंदी महीनों के नाम दिए हैं। क्वार में फलियाँ आने लगती थीं और कार्तिक कुटकी में पक जाती थी। अगहन में सारी फसल तैयार हो जाती थी और पूस में फटकन किया जाता था, मतलब उसकी सफाई की जाती थी। नाच गाना और शादियाँ भी पूस के महीने में ही होती थी। माघ में पुरुष बेवड़ की तरह चल देते थे। इस दौरान शिकार व चीज़ों के संग्रह ही जीने की मुख्य गतिविधि होती थी। यह चक्र पहले साल का होता था। दूसरे साल शिकार के लिए ज़्यादा समय मिल जाता था, क्योंकि केवल कुछ फसलों की ही बुआई कटाई होती थी। ठीक है, क्योंकि भोजन काफ़ी होता था, इसीलिए पुरुष बेवड़ों में ही रहते थे। बेवड़े मतलब घर। तीसरे साल में भोजन के लिए वनोत्पादनों की भी ज़रूरत पड़ने लगती थी। वेरियस एल्विन द्वारा लिखित बैगा और एल्विन की अप्रकाशित रचना, ये नोट्स ऑन द कोड्स इनकी एक पुस्तक है। ठीक है, तो उसकी कुछ पंक्तियाँ थी। ये देखिए, ईंधन ले जाती हुई एक संथाल लड़की है बिहार में। ये देखिए, बैगा औरत और मर्द जो काम करते थे उनको ध्यान से पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर देख ली। अब देखिए, आदिवासी दीकू एक स्वर्ण युग की कल्पना, ये चैप्टर का नाम है। बेवड़ का मतलब क्या है? यहाँ पर मध्य प्रदेश में घुमंतु खेती के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द। तो अब यहाँ पर आपने समझा, बेवड़ का मतलब यहाँ पर झूम खेती से है। मध्य प्रदेश में झूम खेती को क्या कहा जाता है? बेवड़। कुछ लोग एक जगह खेती करते थे। 19वीं सदी से पहले बहुत सारे जनजातीय कबीले एक जगह टिककर खेती करने लगे। पहले क्या है, झूम खेती कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, जहाँ पे फसल की उर्वरता खत्म हो गई है, ज़मीन की उर्वरता खत्म हो गई है, वहाँ नहीं करते थे, फिर दूसरी जगह करते थे। ठीक है, बेवड़ का मतलब याद रखिएगा, झूम खेती से है, घर से नहीं है। ठीक है, तो 19वीं सदी तक आते आते क्या हुआ, जनजातीय जो कबीले थे वो एक जगह टिककर खेती करने लगे, जैसे कि इस समय होती है। वे बार बार जगह बदलने की बजाय साल दर साल एक ही जगह खेती करते थे। वे हलों का इस्तेमाल करने लगे थे। धीरे धीरे उन्हें ज़मीन पर अधिकार भी मिलते जा रहे थे। अभी क्या है, आप ऐसा होता है ना कि किसी के पास 10 बीघा ज़मीन है, किसी के पास 8 बीघा है, 5 बीघा है ना, तो उनकी निजी ज़मीन है, तो उनका क्या है, उस ज़मीन पर अधिकार है। बहुत सारे समुदायों में छोटा नागपुर के मुंडाओं की तरह ज़मीन पूरे कबीले की संपत्ति होती थी। ठीक है, छोटा नागपुर कहाँ है? झारखंड में। कुल के सभी सदस्यों को उन मूल निवासियों का वंशज माना जाता था जिन्होंने पहले आकर ज़मीन को साफ किया गया। लिहाजा ज़मीन पर सभी का बराबर हक होता था। फिर भी अक्सर ऐसा होता था कि कुल के कुछ लोग औरों से ज़्यादा ताकत जुटा लेते थे। कुछ मुखिया बन जाते थे, बाकी उनके अनुयायी होते थे। हर कबीले का एक मुखिया होता है, आप सभी जानते हैं। जो ताकतवर होते थे वे खुद खेती करने की बजाय अक्सर अपनी ज़मीन बटाई पर दे देते थे। बटाई का मतलब क्या हो जाता है कि भाई आप खेती करिए, जो लगाने के लिए होगा, जैसे बीज बोने के लिए धन की आवश्यकता होगी या बीज होगा या रुपयों की जो आवश्यकता होगी, वो आधा आधा बांट लिया जाता है। ठीक है, ब्रिटिश अफसरों को गोंड और संथाल जैसे एक जगह ठहर कर रहने वाले आदिवासी समूह शिकारी संग्राहक या घुमंतु खेती करने वालों के मुकाबले ज़्यादा सभ्य दिखाई देते थे। ठीक है, उनको क्या है कि जो ठहर कर खेती कर रहे हैं वो आदिवासी ज़्यादा सभ्य हैं बजाय घुमंतु और शिकारी संग्राहक के। ओके, जंगलों में रहने वालों को जंगली और बर्बर माना जाता था। अंग्रेज़ों को लगता था उन्हें स्थायी रूप से एक जगह बसना और सभ्य बनना ज़रूरी है।
औपनिवेशिक शासन में आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े? ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूहों को जीवन बदल गया, तो किस तरह बदला वो देख लेते हैं। अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों की मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। उनके पास औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी, वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, हर कबीले का एक मुखिया है, वो अपने इलाके पर, अपने कबीले पर नियंत्रण रख रहा है। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी। वे ज़मीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए थे। उन्हें कई कई गाँवों पर ज़मीन का मालिकाना तो मिला, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियाँ छीन गईं और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था। कर के रूप में अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों को अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने में लाचार हो गए थे। ठीक है, ये देख लीजिए, पूर्वोत्तर के निशी आदिवासी एक गाँव में लट्ठों से बना घर, ये लट्ठों से बना घर बना रहे हैं, देख लीजिए। ठीक है, पीछे साइड दिख रहा होगा। घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ, जो घूमते ही रहते थे, उनका क्या हुआ। ऐसे समूहों में अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वह भटकते रहते थे। अब क्या है कि वो किसी का नियम मान रहे हैं, दूसरी जगह गए, वहाँ दूसरा नियम है, वहाँ का मान रहे हैं, फिर वहाँ के शासन के हिसाब से ढल रहे हैं, तो वो परेशान हो जाते थे। ठीक है, अंग्रेज ऐसी जगह एक जगह ठहर कर नहीं रहते। वे चाहते थे आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें, खेती करें। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था। ठीक है, अब उन पर नज़र रखनी पड़ रही कि भाई वो अभी यहाँ थे, अब कहाँ जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं करना पड़ता था। जो स्थिर रहते थे, एक जगह स्थायी रहते थे। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी के नियमित स्रोत भी चाहते थे। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी, दूसरों को पट्टेदार घोषित कर दिया। जैसा कि आप देख चुके हैं, पट्टेदार अपने भूस्वामियों को भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। ठीक है, झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही। जहाँ पानी कम और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता था। ठीक है, पहले इतने ज़्यादा जो एडवांस इक्विपमेंट नहीं होते थे। नॉर्मल एक लकड़ी का हल होता था जिससे खेती की जाती थी, तो जो ज़्यादा ही ठोस मिट्टी होती थी वो हल उसको नहीं जोत पाता था। ठीक है, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान भी हुआ, क्योंकि उनके खेत अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसीलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही जीने दिया जाए। परंपरागत ढंग कौन सा, कि एक जगह उन्होंने जंगल जलाया, राख हुई पोटाश वाली, वहाँ पर उन्होंने खेती की। फिर जब वो फसल उग गई, वो फसल नष्ट कंप्लीट हो गई ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह खेती की। वो परंपरागत ढंग है। अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी। ऐसे कबीलों को जंगल के लिए कुछ हिस्सों में घुमंतू खेती के लिए छूट दे दी गई। वन कानून, इसको अभी हम देखेंगे। पहले ये देख लीजिए, ये जो चित्र है ये देख लीजिए, यहाँ पे औरतें कुछ काम कर रही हैं। ये गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें। अब यहाँ से हमें क्या पता चला कि भील जो जनजाति है, आदिवासी समुदाय है, वो कहाँ है, गुजरात में। घुमंतू खेती गुजरात में बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेड़ों को काट दिया गया और खेती के लिए ज़मीन साफ कर दी जा रही है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये आंध्र प्रदेश में धान के खेत में काम करते आदिवासी समतल मैदानों और जंगलों में धान की खेती के बीच फ़र्क को देखें। ठीक है, तो ये देख लीजिए। अब देखिए वन कानून और उनके प्रभाव। जैसा कि आपने देखा कि आदिवासी समूहों का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था, अतः वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, भारी असर पड़ा। अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया था। जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया था। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया था। ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेज़ों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों से लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, झूम खेती करने और फल इकट्ठा करने और पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे? इसीलिए उनमें से बहुतों को काम और रोज़गार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। जैसे ही अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हुई। समस्या यह थी
कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ कटने और लकड़ी की एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतजाम कहाँ से किया जाए, क्योंकि आदिवासी क्या करते थे, वो अपने जीवन यापन के लिए खेती किया करते थे। अब स्लीपर क्या है, लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियाँ बिछाई जाती हैं, ठीक है। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका भी एक हल ढूंढ लिया। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहां खेती करने की छूट होगी, बशर्ते गांव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अंग्रेजों ने चाल चली, क्योंकि उनको चाहिए थे मजदूर, अब मजदूर कहाँ से मिले, तो उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, हम आपको झूम की खेती जो है वो करने देंगे, लेकिन इसके बदले में आपको हमें क्या देना होगा, मजदूर देने होंगे, ओके, मजदूरी करनी होगी, जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गांव बसा दिए, ठीक है। अब क्या है, झूम की खेती भी करो और मजदूरी भी करो, तो ये चाल इन्होंने चली। अंग्रेज़ों ने देश में कितना कठिन है, अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना कठिन है, तो यहाँ देख ही सकते हैं आप कि उनका काम भी करो, अपने ही देश में रहो और उनका काम करो, उनके नियम मानो, ठीक है। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया, उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया, उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी कर दी। 1906 में सोंग्रम संगमा और असम में और 1930 में के दशक में मध्य प्रांत में हुआ वन सत्याग्रह इसी तरह के विद्रोह थे। तो अब ये दो लाइन्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1906 में क्या हुआ है, सोंग्रम संगमा द्वारा असम में, ठीक है, ये व्यक्ति का नाम है, सोंग्रम संगमा एक व्यक्ति का नाम है जो असम में रहता था, जिसने वहाँ पर बगावत की, और 1930 के दशक में मध्य प्रांत में एक वन सत्याग्रह हुआ, ठीक है। व्यापार की समस्या। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नकद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों में क्या असर पड़ने लगा ये समझने के लिए आदिवासियों को कुछ समय लगा। अब ये देखिए, ये समझने के लिए कि आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाज़ारों में भारी मांग थी। आपको पता है ना, पहले भी हमने ये पढ़ा था कि नील की खेती के लिए नील और जो रेशम उत्पाद है वो भारत पर ही, विदेशी लोग उसी पर डिपेंड थे, भारत पर। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी। भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। अब यहाँ पर यही याद रखिएगा, रेशम के कीड़े कौन सी जनजाति पालती थी, तो संथाल, ठीक है। और कहाँ है वो, झारखंड में। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जे देते थे, उनके कृमिकोशों को इकट्ठा कर लेते थे। कृमिकोश का मतलब आप जानते हैं ना कि जो रेशम का कीड़ा होता है उससे ही रेशम मिलता है। 1000 कृमिकोशों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। समझ लीजिए, 1000 कीड़ों के लिए कितने रुपए मिल रहे हैं, 3-4 रुपये। इसके बाद इन कृमिकोशों को वर्धमान आ गया या गया भेज दिया जाता था, ठीक है। गया कहाँ, बिहार, जहाँ उन्हें 5 गुना कीमत पर बेच दिया जाता था। अब समझिए, एक नॉर्मल संथाल जो जनजाति है उससे तो वो 1000 कृमिकोश 3-4 रुपये में ले रहे हैं, और गया यानी कि वर्धमान में वो जाकर कितने रुपए में बेच रहे हैं, 5 गुना उसको बेच रहे हैं, ओके। ये औरत देख लीजिए, गोदारा औरतें बुनाई करती हुई। देखिए, निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा होता था। अब वहाँ 3-4 रुपये बेचे, यहाँ पर इन्होंने मान लीजिए 9 रुपये 12 रुपये में बेचा। बीच के जो रुपए हैं वो कौन ले लेता था, बिचौलिए ले लेते थे। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिलता था। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे। ये देखिए, चटाई बुनती एक हाजांग औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं थे, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों के साथ लेकर जाती थी। अब ये देख लीजिए, बिहार के कोयला खनिक हैं, 1948 का जो चित्र है ये, ठीक है। 1920 के दशक में बिहार के झरिया और रानीगंज कोयला खदानों में काम करने वाले लगभग 50% खनिक आदिवासी थे। तो यहाँ पर क्या चीज़ याद रखने वाली है कि बिहार के झरिया और रानीगंज कहाँ है, बिहार में है, जहाँ पर कोयला खदानें हैं, ठीक है। याद रखिएगा, बिहार में
झरिया और रानीगंज में कोयला खदानें हैं। ठीक है, अंधेरा और दमघोटू खदानों की गहराई से काम करना न केवल शरीर को तोड़ता था बल्कि ये खतरनाक था। ये अक्सर सचमुच जान लेता था। 1920 के दशक में देश के कोयला खदानों में हर साल 2000 से ज़्यादा मजदूर मारे जाते थे। आप समझ लीजिए कोयला खदान में काम करना कितना ज़्यादा खतरनाक है। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर में ही चाय बागान फैलने लगे थे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया था। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया था। इन लोगों ने ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया जाता था। ये ठेकेदार न केवल उन्हें कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर भी लौटने नहीं देते थे। जैसे नहीं कहा जाता बंधुआ मजदूर, ठीक है, कि आपको वेतन भी कम दे रहे हैं और घर भी नहीं जाने दे रहे हैं। नज़दीक से देखने पर 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों और अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए गए शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 2 बगावत असम में और बिहार में आप देख चुके हैं। 1831-32 में कोल आदिवासियों ने, 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। ठीक है, तो याद रखिएगा कोल जो विद्रोह हुआ था आदिवासियों का वो कब हुआ है? 1831-32 में। संथाल विद्रोह कब हुआ है? 1855 में। तो ये आते हैं, ये यूपीएससी के एग्ज़ाम तक में आते हैं। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह हुआ 1910 में। 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। तो ये इतने सारे विद्रोह आपको देखने को मिले हैं। ये सारे एक एक पॉइंट लिख लीजिए। कोल विद्रोह कब हुआ? 1831-32 में। संथाल विद्रोह कब हुआ? 1855 में। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ? 1910 में। और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। ओके, तो ये सारे ही विद्रोह लिख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं बिरसा मुंडा की। बिरसा का जन्म 1870 के दशक के मध्य में हुआ था। कब हुआ है? 1870 के दशक के मध्य में। इनके पिता बहुत गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते, स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहांडा के आसपास के जंगलों में हुई थी। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोहों की कहानियां सुन ली थीं। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों का विद्रोह का आह्वान करते देखा था। उन्होंने देखा था कि उनके जो सरदार थे वो किस तरह अंग्रेज़ों का और बाहरी लोगों का विद्रोह कर रहे हैं। बिरसा के समुदाय के लोग ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोग डीकुओं के उत्पीड़न से पूरी तरह आज़ाद थे। तो डीकू यहाँ पर हमने बता दिया था कौन है, जो अंग्रेज लोग हैं उनको कह रहे हैं। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। तो हम लोग कयास लगाते हैं ना कि अब हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी, अब हमारी स्थिति ठीक हो जाएगी। इसी तरह क्या है, बिरसा मुंडा के जो मुंडा जनजाति के जो लोग थे वो भी इस तरह कल्पना किया करते थे कि एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी स्थिति भी ठीक हो जाएगी, हमारे जो अधिकार हैं वो हमें मिल जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों के वंशज मानते थे। उन्हें अपनी ज़मीन की लड़ाई यानी कि मुल्क की लड़ाई लड़ रहे थे। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। ये गीत है मुंडा आदिवासियों के द्वारा गाया गया। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे। वहाँ उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। ठीक है, वहाँ भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है। मतलब उनके अंदर इतना जज्बा है कि वो स्वर्ग का साम्राज्य भी हासिल कर सकते हैं, अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकते हैं। अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं, अपनी खराब आदतें छोड़ दें तो ऐसा हो सकता है ना। आप जानते हैं कि धर्म परिवर्तन सिर्फ आज ही नहीं शुरू हुआ। धर्म परिवर्तन करना एक बहुत पुरानी व्यवस्था है। ठीक है, बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। ठीक है, बिरसा ने क्या किया, उन्होंने ईसाई मिशनरी स्कूलों में भी जाकर देखा और एक वैष्णव धर्म के प्रचारक के साथ भी कुछ समय बिताया। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारकों से संपर्क में आए उनसे ही वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, गाँव को साफ रखें और डायन व जादू टोने में विश्वास ना करें। यहाँ ध्यान देने की वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों को भी लगातार विरोध किया। उन्हें बाहर का मानते थे। ठीक है, कि मिशनरी भी बाहर के हैं और हिंदू जमींदार भी हैं, वो भी बाहर के हैं।
जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के लिए एक ऐसे स्वर्ण युग यानी कि सतयुग की चर्चा करते थे। मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे। वैष्णव मतलब जो विष्णु की पूजा करने वाले हैं। ओके, ये हम पहले भी बता चुके हैं। ये यहाँ पर थे कि ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे। तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं पाते थे। वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें, अपने खेतों में काम करें। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों, सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहते थे। ठीक है, यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था। अंग्रेज़ों की भूनीतियाँ अपनी पारंपरिक भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही थी। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया गया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुनाई गई। तो बिरसा को सबसे पहले कौन से सन में जो है वो गिरफ्तार किया गया है? 1895 में। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थक जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान करते थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावण मतलब दीकू और यूरोपियों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायियों दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए। महाजनों व जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। उनको हैजा हुआ और 1900 में उनकी मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिसके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सके। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको बिरसा मुंडा के बारे में यहाँ पर पता चली और आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर ये जो फिलिप हैं और जितनी भी ये सही गलत मैचिंग वगैरह है ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहीं से एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और क्लास 6 की जो हिस्ट्री की जितने भी चैप्टर हैं 10 चैप्टर वो आपको टेलीग्राम पर दे दिए गए हैं। चैप्टर जो क्लास 7 की हिस्ट्री है उसको भी दे दिया गया। ठीक है, क्लास 8 की हिस्ट्री कंप्लीट होते ही उसको भी दे दिया जाएगा। एंड टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए, उसमें आपको कई सारे जो बुक्स वगैरह हैं PDFs हैं वो आपको मिलती रहती हैं। कोई भी डाउट या सजेशन है वो आप वहाँ पर भी पूछ सकते हैं। ओके, बने रहिए ऐसे ही और यूज़फुल वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।